हेलो गाइस, स्वागत है इससे आपका मैच। दोस्तों यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, क्योंकि देखिए प्रश्नों का लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा रखा है इस बार इन्होंने प्रैक्टिस सेट में, और सारे का सारा प्रैक्टिस सेट जो नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे उससे पहले वीडियो हमने बना रखे हैं, उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्नों से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो कहता क्या है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, जो बेसिकली वैदिक साहित्य हैं वो इनमें से कौन सा सही क्रम हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं आपके वैदिक संहिताएं आती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या है, जो सबसे पहले बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, तो उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए हैं, फिर ये वैदिक संहिताएं पहले नंबर पे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहते हैं कि जैन धर्म में एक संलेखना प्रोसेस होती है, उसका तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर उपवास द्वारा अपने प्राण त्यागना। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने श्रावण बेला नाम की जगह है मैसूर में, वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे संलेखना प्रोसेस से, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 में कहते हैं कि किसने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, अब बोध गया में किसने यहाँ पर दी थी अनुमति उसका एक विहार बनाने के लिए, तो वो होगा यहाँ पे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएंगे सिंहली बिच्छुओं के लिए विहार बनाने की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, दिल्ली में जो हौज खास है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया कि अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था। ठीक है, जो अष्टप्रधान समिति है ना, इसका विघटन किसने किया ये आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, 5 का करेक्ट आंसर वो होगा यहाँ पे संभाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संभाजी, इन्होंने अष्टप्रधान समिति का विघटन किया था। अब चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ जो भारत में हुए। पहला क्वेश्चन कहता है कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, कांग्रेस के गिरने लड़खड़ाने की बात कही थी किसने, ये यहाँ पे बेसिकली आप इसको याद रख सकते हैं। तो वो थे कर्जन ने, कर्जन वही जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। अब पहली बार जब भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया वो यहाँ पर दोस्तों थी सबसे पहले की, वो थी अहमदाबाद की जो हड़ताल हुई थी मिल हड़ताल, उसके तहत करी गई। ठीक है, तो याद रखेंगे गांधी जी का 1918 में हुआ अहमदाबाद की हड़ताल सबसे पहले भूख हड़ताल के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न है आईएनए की स्थापना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईएनए की जो स्थापना होती है वो कहाँ पे होती है ये आपको बताना है। सभी को पता होगा ये होती है सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे भारत जो है वंदे मातरम बेसिकली वो कब गाया गया था। तो वंदे मातरम सबसे पहले गाया था 1896 में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी। ठीक है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, किससे संबंधित है। तो 10 का करेक्ट आंसर बेसिकली यहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित होगा, दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च के समय घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन इससे संबंधित होगा। अगला प्रश्न 11 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती। ठीक है, अब भूटान जो है इसमें 4 सीमाएं लगती हैं भारत की, अब इस चारों में से एक नहीं लगती है वो आपको बताना है। तो 11 में क्या होगा दोस्तों ये देखना है। तो दोस्तों मेघालय की सीमा जो है वो भूटान से नहीं लगती है, बाकी सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, इन तीनों की सीमा जो है ये नेपाल से भूटान से लगती है। ठीक है, भूटान से। अगला प्रश्न है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पर। ठीक है, अब मरुस्थल जो है उसकी परिभाषा भी है, तो उसकी परिभाषा ही है वो आपको बताना है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए वार्षिक वर्षा जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर क्या कहते हैं, उसको मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, उसको मरुस्थल से सम्मानित किया जाएगा या फिर डिनोट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है,
निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा ए, यानी कि 75 डिग्री पूर्व। ठीक है, 75 डिग्री पूर्व, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि 15 देशांतर जो 1 घंटे के बराबर होता है, यहाँ पे 5 घंटे की बात करी है 5 बजे से ग्रीनविच माध्यम से, तो वो क्या होगा 5 घंटा बराबर होगा 75 के। ठीक है, अगला प्रश्न है जियोग्राफी से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, ये बताया गया है। ठीक है, तो जो नदी ज्वार बनाती है उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी। ठीक है, जो हुगली नदी है वो ज्वार बनाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। ठीक है, अब भारत में एक पाया जाता है खनिज जिसका नाम अभ्रक है, माइका जिसको कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हजारीबाग, गया, मुंगेर और कोडरमा। ये जो रेंज है ना, ये 3 जगह यहाँ पर अभ्रक की मेखलाएँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 16 में, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ समानता किस देश से संविधान से संबंधित है या फिर लिया गया है। तो कानून के समझ समानता जो है कि कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कहाँ से, ब्रिटेन से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विषय की पहचान कीजिए। ठीक है, सिद्धांतों के विषय की पहचान करना है, इसमें कौन कौन से जो हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेगार और बालात श्रम निषेध जो है ये आपका किस में आएगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 में कहते क्या है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया अधिकतर। ठीक है, अब देखेंगे क्या केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का जो बंटवारा किया गया था किस अधिनियम के तहत है, यही पूछा गया है। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार ही केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 में, देखिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो निर्धारण होता है किसके द्वारा, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। ठीक है, संसद निर्धारित करती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। ठीक है, अब ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं, ये आपको कौन सा बताना था। तो 20 में देखेंगे अगर आप क्या, एक है कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर जो कर होता है ना वो ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं होता है। तो उसमें क्या है, बाकी जो 3 आपको दिख रहे हैं ये सब ग्राम पंचायतों की आय के साधन हैं। अगला है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए 5 पर साइंस के हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अब प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जो किया जाता है यूज, उसको कहा जाता है यहाँ पर लक्समीटर। ठीक है, उसको लक्समीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जो लघु पतन है ना इसके समय विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो 22 में क्या होगा, ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, 20 सही होगा, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। ठीक है, जो कृत्रिम बारिश करवाई जाती है उसके लिए यहाँ पर एक पदार्थ यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, वो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, ये आपको बताना है। तो 24 का क्या होगा दोस्तों, वो होगा उसको कहते हैं म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। 25 में है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं। ठीक है, इनमें से एक विषाणु जनित रोग नहीं है, ये आपको बताना है 25 में। तो दोस्तों देखिए वायरस से संबंधित रोग कौन सा नहीं है, खसरा देखिए क्या होगा, रेबीज, एड्स और पोलियो। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अगर खसरा देखिए ये भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस होता है, रेबीज भी, एड्स भी, तो क्या होगा ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नंबर 26 देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया यहाँ पर कि अनवरत योजना भारत में किस वर्ष लागू करी गई। ठीक है, जो अनवरत योजना है ये लागू करी जाती है दोस्तों 26 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1978 और 1979 में। ठीक है,
याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जीएसटी है, काफ़ी चर्चा में भी है और जीएसटी से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। तो जीएसटी किस तरीके के एक कर है, ठीक है। तो जीएसटी जो कर है दोस्तों वो किस तरीके का है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर, मतलब क्या है, इसको आप इनडायरेक्ट रूप में भरते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं भरते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिससे आप सेवा ले रहे हैं उसी को सीधे टैक्स देना, वो आपका डायरेक्ट होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष में आप घुमा फिरा के किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के थ्रू टैक्स भरते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि हैराड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय इस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। हैराड डोमर विकास मॉडल जो है ना, इस पे जो आधारित थी दोस्तों वो कौन सी थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पहली, ठीक है। पहली योजना जो थी वो हैराड और डोमर विकास मॉडल पे आधारित थी। अगला प्रश्न देखें, इसमें कहते हैं कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई उड़ान में ए का तात्पर्य क्या था, ठीक है। जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई उड़ान योजना है ना, इसमें ए का तात्पर्य क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आम, ठीक है। आम आदमियों के लिए बेसिकली यहाँ पर ये शुरू करी गई थी, इसीलिए आम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 30 में, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंध है, ठीक है। किस व्यक्ति का संबंध संपत्ति के श्रम सिद्धांत से है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन लॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन लॉक का इससे संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा गया कि जो हेमिस महोत्सव है ना, हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है, ठीक है। हेमिस महोत्सव जो है वो किस धर्म का प्रभाव है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हेमिस महोत्सव से किसी भी धर्म का यहाँ पे लेना देना नहीं है, जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस कब मनाने का फैसला लिया था, तो 32 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 19 नवंबर, ठीक है, जिस दिन मेंस डे भी मनाया जाता है। देखिए इज्जत देखिए आप, मेंस डे की, शौचालय दिवस भी उसी टाइम मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, ठीक है। व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले पहले भारतीय जो थे दोस्तों वो थे यहाँ पर के.डी. जाधव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, के.डी. जाधव जो थे उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, ये पहले व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले आदमी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। अब पूर्वी कमान का मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कोलकाता, ठीक है। पूर्वी कमान कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 में देखिए, तो कहते हैं कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में एक कथन सही आपको बताना है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो 35 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोकसभा भंग होने के बाद कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा ये भी भंग, मतलब सारे के सारे पॉइंट भंग है। तो देखिए इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती, जो भंग होता है वो होती है लोकसभा। अगला प्रश्न देखेंगे, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अफगानिस्तान है जिसके साथ भारतीय सीमा सबसे कम जो साझा करता है, जितने भी देशों साझा करता है, तो वो होगी यहाँ पे आपका 36 का करेक्ट आंसर, वो होगा डी, यानी कि 106 किलोमीटर, ठीक है। 106 किलोमीटर की डिस्टेंस साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी क्या है। तो इटली की राजधानी क्या है, तो सभी लोग इसको जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया इटली की राजधानी जो है वो ई से संबंधित है, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, इटली की राजधानी रोम होती है, ठीक है। तो अब ई सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 38 में कहा गया कि भारतीय राज्य की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की ये बनी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र अगर देना चाहता है तो वो किसे सौंपेगा, ठीक है। तो भारत जो अपना राष्ट्रपति होगा वो कार्यकाल के पहले अपना त्यागपत्र सौंपता है, वो होगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति इसके करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले में कहा गया है कि खजुराहो समूह प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, ठीक है। जो खजुराहो है वो किस राज्य में है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का बी, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। खजुराहो जो है ये आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अब चल लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों पे।
प्रश्न संख्या 91 में देखिए 10 करंट अफेयर के आने हैं। तो इसमें कहते हैं कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या होगा 91 का करेक्ट आंसर दोस्तों ये होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सबसे पहले यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू किया है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये होगा यहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी अपने 76वें गणतंत्र दिवस पे। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आरओ में पूछा गया था हाल ही में। तो ये मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और डी योगेश और प्रवीण कुमार, चारों लोगों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया कि 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 94 का, वो हो जाएगा चेन्नई के मजडॉग में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चेन्नई। अगला प्रश्न है 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो जेड मोड सुरंग आपने पढ़ा होगा, तो दोस्तों ये यहाँ पर कहाँ पर बननी है, ये बननी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा करी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य WHO से बाहर होने की घोषणा किसने करी, तो 96 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर USA। ठीक है, USA ने घोषणा करी थी बाहर होने की। अगला प्रश्न है हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, जो क्वाड विदेश मंत्री हैं ना, क्वाड एक समूह है राष्ट्रों का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3 साल के लिए। अगला प्रश्न देखिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। तो फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को यहाँ पर बढ़ाकर 2025 से 26 के बीच कर दिया है। ठीक है, 2025 से 26 के बीच। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत की जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो 100 में क्या होगा दोस्तों जैव प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, तो वो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।